रुद्र और कोई ने ज्वाइन नहीं किया आज। चलो ठीक है, मैं अनुराग श्रीवास्तव, आई एम योर न्यू केमिस्ट्री टीचर। सो अभी से पहले सर क्या पढ़ा रहे थे आप लोगों को केमिस्ट्री में? अच्छा, और उसके पहले का सब कुछ हो चुका है? अच्छा, एवरीथिंग एल्स हो गया है। और बाकी कोई चैप्टर्स नहीं कराए सर ने, तो अभी टर्म 2 में क्या आ रहा है? तीनों आएंगे। अभी वेस्ट वाटर चल रहा है। तो तुम कह रहे हो कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है ना, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और अच्छा, और क्या हुआ? ये भी आ रहा है। हाँ चलो ठीक है। और फिर वाटर वाला? अच्छा वो नहीं आ रहा, वो अभी सर पढ़ा रहे थे। तो अभी अपन क्या करें, एक बार एक रिवीजन ले लें मेरी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है। यहाँ पर वो रामकृष्ण शर्मा, हाँ क्या करें, वाटर से क्या क्या पढ़ा था अभी? चलो अपन थोड़ा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। कर ले रिवीजन पक्का? क्या पढ़ा था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में? एटम्स के बारे में पढ़ा हो, मैटर के बारे में पढ़ा हो। राम are you there? Ram, are you there? तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये तुम्हें आ रहा है और सर ने ये नहीं पढ़ा है। सर ने एसिड बेस करवा दिया, तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री नहीं हुआ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी नहीं हुआ, बस एसिड बेस हुआ और वाटर चल रहा था। तो तुम्हें बाद में ज्वाइन किया था कि पहले से थे तुम? तो शायद सिलेबस हो चुका है, चलो आप कर लेंगे। तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहले तुमने देखा होगा अबाउट पार्टिकल्स, मैटर, ये पढ़ा होगा पार्टिकल्स और मैटर के बारे में। क्या बताया केमिस्ट्री में? मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, वो मैटर है। मतलब कोई भी चीज अगर जिसमें कुछ मास है और वो एक सर्टेन स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, जगह ऑक्युपाई कर रही है, तो दैट इज नोन एज मैटर। और वो जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है? इन पार्टिकल्स से। द मैटर इज मेड अप ऑफ particles. Matter is made up of particles, and these particles in chemistry we call them what? Chemistry में इन particles को हम क्या कहते हैं? Atoms. ठीक है, इन particles को हम क्या कहते हैं? Atoms. ये थोड़ा बहुत जाना होगा तुमने। Particles in chemistry are termed as atoms. Dev, यस सर। तुमने अभी ज्वाइन करी क्लास? यस सर। अच्छा ठीक है, I'm अनुराग श्रीवास्तव, your new chemistry teacher for class 7. ओके ओके, तो अभी हम एक जनरल रिवीजन देख रहे हैं जनरल केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का, ठीक है? गॉट द पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स इन केमिस्ट्री आर नोन एज एटम्स। अब इन एटम्स के बारे में हमने क्या जाना कि दीज आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ऐसा बोला होगा कि these are small
indivisible particles which cannot be divided further. ठीक है, indivisible particles. These are indivisible particles which cannot be divided further. लेकिन देखा हमें ये पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं जो कि इनको कंस्टिट्यूट करते हैं कि दिस एटम कंस्टिट्यूट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. दिस एटम हैज सब एटॉमिक particles. ठीक है, these subatomic particles are called protons, electrons and neutrons. Protons, electrons and neutrons. Protons को डिस्कवर किसने किया गया था? E. गोल्डस्टाइन ने. साइंटिस्ट का नाम क्या था? E. Goldstein. Electrons were discovered by J.J. Thomson and neutrons were discovered by James Chadwick. ठीक है, न्यूट्रॉन्स were discovered by James Chadwick. ठीक है, अब ये बोला गया कि जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं. क्या प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑपोजिटली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल विद जीरो चार्ज. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स which are positively charged, electrons which are negatively charged and neutrons which are neutral charged particles. Atom constitutes of these three particles which make an atom. ये पढ़ा होगा. ठीक है, अब आगे इसके बारे में देखते हैं और क्या पढ़ा अपन ने. ठीक है, ये हो गया एटम और ये सब की डिफरेंट थ्योरीज थी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, रदरफोर्ड की थ्योरी थी, थॉमसन का मॉडल था. इनके बेसिस पे कंस्टिट्यूट किया गया, ये कंपाइल किया गया कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से एटम बना है. अब इसके बाद और बात करते हैं कि एक एटम के अंदर और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे हम उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं. ठीक है, तो हमने इसमें भी दो तीन चीज देखी. प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स तो हम देख चुके हैं. अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर. हम देखेंगे एटॉमिक नंबर जिसको डिनोट कैसे किया जाता है? Z. दैट इज डिनोटेड बाय Z. और एक होता है मास नंबर या एटॉमिक मास. एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर A से. अब पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर. बेसिकली व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. क्या है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटम में किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के. इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन number of protons is equal to the number of electrons. क्यों?
the number of protons is equal to the number of electron. एक normal isolated gaseous atom में number of proton is equal to the number of electron because the atom is electrically neutral. जितना positive charge होगा उतना ही negative charge होगा. Because the atom is electrically neutral. Because an atom is electrically neutral. अब वापस आ जाता है एटॉमिक नंबर पे. ठीक है, तो हमने बोला कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने उस एटम के अंदर प्रोटॉन्स होंगे. और चूंकि एक नॉर्मल आइसोलेटेड गैसियस एटम में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक नॉर्मल आइसोलेटेड गैसियस एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे. और वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर. किसी एटम का नाम पता है? हाँ 30 तक याद. चल, तो जैसे तुम लोगों को 30 तक याद है तो अपन बात करते हैं सबसे पहले सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, कितने प्रोटॉन्स होते हैं हाइड्रोजन में? उसका एटॉमिक नंबर कितना है? और मास नंबर भी कितना है? 1. अभी वो भी समझाऊंगा. एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. दोनों क्या है? 1 1. अब इसके कॉन्ट्ररी अपन दूसरे किसी एटम की अगर बात करें तो अपन लोग सीधे बात करते हैं सोडियम एटम की. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं अभी. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसका मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास होता है 23. तो 11 और उसका एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन कितने हैं 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11. ये बात क्लियर हुई. अब इसी के साथ अपन देख लेते हैं मास नंबर. मास नंबर या फिर एटॉमिक मास. ये क्या है? किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं, मतलब जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होते कहाँ हैं एटम में? उसके न्यूक्लियस में. उस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन के साथ एक और चीज होती है एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन्स, जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं. तो मास नंबर होगा कि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं प्लस जितने न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब टोटल प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर विल गिव अस द एटॉमिक मास, विल गिव अस द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम. ठीक है, बात समझ में आई? will give us the atomic mass of an atom. Protons plus neutrons will give us the atomic mass of an atom. अब इन्हीं दो एटम की अगर बात कर ले तो सबसे पहले हमने लिखा है हाइड्रोजन, नीचे लिखा है उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा है उसका एटॉमिक मास. और मैंने बोला है कि जो एटॉमिक मास है अपना वो होता है A is protons plus neutrons. तो बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 1. न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0. तो इसका मास नंबर कितना हो गया? 1. वेरी गुड. तुम्हें आ रहा है? यू गेटिंग द पॉइंट देव? Yes sir. You getting it clear? Yes sir. Tell me the number of neutrons in sodium. Tell me the number of neutrons in sodium. You also find it out. So 11. Huh? The protons and electrons are 11 and the 23. और न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसमें? न्यूट्रॉन्स So neutrons 23. 23 थोड़ी है. कैसे निकालेंगे तुम्हें? देखो ये इसका मास नंबर है, दिस इज द मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास. अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे देखना. पहले तो हम निकालते हैं इसका ये मास. पहले समझो इसकी इसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने हैं. न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए एटॉमिक मास को किससे माइनस कर दे? प्रोटॉन से. एटॉमिक मास है 23, प्रोटॉन है 11, तो न्यूट्रॉन्स आ गए 12. अब समझ में आया? दिस यू गेटिंग दिस? Yes sir. आगे क्वेश्चन तुम कर पाओगे?
Yes, sir. चलो अब मैं देता हूं, फाइंड आउट मैग्नीशियम कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, सॉरी 12 है और इसका 20 है, इसके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालो। Find the number of protons, electrons and neutrons in magnesium and calcium. Find it out. आ गया? कौन सा नहीं आया न्यूट्रॉन? देखो, अच्छा मास तो तुम लोगों को पता ही नहीं है। मास कितना है मैग्नीशियम का? 24 और कैल्शियम का 40। आप निकालो ये। बिना एटॉमिक मास अगर तुम लोगों को नहीं पता है या नहीं याद है तो बिना एटॉमिक मास के न्यूट्रॉन्स आप नहीं निकाल सकते। नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर मैग्नीशियम में 12 और कैल्शियम में 2। ठीक है, देर तुम्हारा है Sir, 1 minute. आगे थे। Sir, न्यूट्रॉन तो सर 12 आ रहा है मैग्नीशियम में। क्या? सर न्यूट्रॉन तो सर 12 आ रहा है। मैग्नीशियम का किसका? इसमें मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स कितने हैं? सब में इसके तीनों क्या है? तीनों 12। कैल्शियम में भी सबके क्या है आंसर? 20। This is the answer. 12 protons, electrons and neutrons and 20 protons, electrons and neutrons. Got the point? So this was a brief description about atomic number, atoms, molecules and mass number. अब इसके बाद तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चलो अपन इससे देखते हैं। यहाँ से बहुत बड़ी स्कीम उसमें लिखा हुआ तुम लोगों के मॉड्यूल में होगा। बहुत बड़ी स्कीम जो कहती है, ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की अपन बात कर रहे हैं ये कैसे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो इसने बोला कि the different electrons are distributed in different shells and the number of electrons, how to calculate the number of electrons is given by the formula 2n square where n could be 1 2 3 4, it could be 1 2 3 और 4। ठीक है, अब शेल्स को भी नाम दिए हुए हैं। there are various shells जैसे K L M and N, these are shells। अब अगर K शेल की बात करें तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर और when K जो अपना फर्स्ट शेल है, K अपना फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, तो K अगर फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू इधर कितनी है? K the value of n is 1, therefore 2 into 1 का square is it 2। so the number of electrons which can be accommodated in the shell K is 2। K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। K can have only 2 electrons और फिर L A।
ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि KLMN के शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और M में 18 इलेक्ट्रॉन्स। इट कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स और N शेल का मैं ऊपर लिख रहा हूं। N की वैल्यू N शेल में N की वैल्यू कितनी होगी? स्मॉल n की 4। फॉर्मूला है 2 into 4 का स्क्वायर, दैट मेक्स इट 32, दैट इज इट कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो KLMN, तो अपन अगर इसको ऐसे लिखें, डायरेक्ट लिख दें KLMN 2 8 18 32. This is the distribution of electrons in an atom. This is the distribution of electrons in an atom. Distribution of electrons in an atom. Distribution of electrons in an atom. हो गई बात? क्लियर हो गई ये बात? अब इसके बाद अपन बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस क्या होते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कैपेसिटी ऑफ एटम। देखो, किसी भी एटम में पहली बात सबसे पहले अपन देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो किसी भी एटम के डिफरेंट शेल्स होते हैं, जैसे कि ये शेल्स के अपन ने बोहर बड़ी स्क्रीन के बारे में बात करी। ये उसका न्यूक्लियस है, ये एक शेल, ये दो शेल, ये तीन शेल और ये चार शेल। अभी जैसे अपन ने बात करी थी शेल्स की, के एल एम एन, के एल एम एन, ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, these are the four shell KLMN। अब अपन बात कर रहे हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की। तो अगर हम किसी एक सिंगल एटम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखें, सोडियम जिसके 11 प्रोटॉन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी? ये न्यूक्लियस है, ये सब न्यूक्लियस यहाँ पर, इसके आजू बाजू में K शेल है, फिर ये कौन सा शेल आएगा K के बाद? L, फिर M। अब सबसे अंदर वाले शेल में K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी है 2 8 1। तो अंदर वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें पूरे 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो लास्ट शेल है यहाँ का आ रहा है, कौन सा है वो? M, उसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सोडियम एटम में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। सोडियम एटम में लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। और यहाँ पर यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो मतलब वैलेंसी क्या है कि आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये जरूरी नहीं कि हर बार वैलेंसी वही हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या कंसेप्ट है। लेकिन सोडियम एटम में कंसीडर में जो अपन ने केस में जो अपन ने एग्जांपल लिया, आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं? 1। और उसकी वैलेंसी कितनी है? 1। और वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे कंबाइन करके रिएक्ट करेगा, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी।
The combining power, the combining capacity of an element, the combining capacity of an element is known as its valency. ठीक है, the combining capacity of an element is known as its valency. बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब देखो वैलेंसी का एक कंसेप्ट और मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो वेरी कैसे कर सकती है। मान के चलो जब किसी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो हम बात कर रहे हैं, हमें वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी या तो +1 होगी, ठीक है, तो +1 होगी अगर एक इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है तो वैलेंसी 3 है तो 4 है तो 4। लेकिन अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 5 हो गए तो वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5 = 3। ये 8 से क्यों माइनस किया? क्योंकि किसी भी एटम का स्टेबिलिटी उसके ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन्स पे निर्भर करती है, उसके एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में। और हर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल पे कितने आ सकते हैं? 8। वो जो 18 की बात करी वो बाद में जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो वो इलेक्ट्रॉन सब शेल्स में जाते हैं, ऑर्बिटल्स में जाते हैं। लेकिन 8 उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? या तो एटम इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। तो जब 5 हो गई, अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। 6 होंगे तो 7 है तो और 8 तो होंगे तो उसकी वैलेंसी होगी नहीं, बिकॉज इट विल बी नॉन रिएक्टिव। ठीक है, अब जैसे अपन देखते हैं एल्यूमिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13। तो उसका वैलेंसी कितनी होगी? कैसे? ठीक है, फास्फोरस 2 8 5। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? कैसे? 8 में से माइनस किया तो 3। बात क्लियर हो गई? Yes, sir. चलो देखते हैं कि और इसके बारे में, एटम के बारे में पढ़ते हैं। ये पूरे अपन एटम्स के बारे में देख रहे हैं। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, मतलब सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में या डायटोमिक फॉर्म में। तो एटम्स भी अलग अलग टाइप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोनो एटॉमिक फॉर्म, डायटोमिक या मोनोएटॉमिक एटम वो होंगे जिन एटम में सिर्फ उस एटम का सिंगल एटम प्रेजेंट होगा। जिस एलिमेंट में एक एटम का सिंगल एटम प्रेजेंट है, जैसे कि फ्लोरीन, ठीक है, अगर मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलता है, लेकिन फ्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, फ्लोरीन गैस भी है। ठीक है, ये फ्लोरीन का एटम है, ये अगर ऐसे एग्जिस्ट करता है, लेकिन फ्लोरीन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। ये सब मोनो एटॉमिक फॉर्म है एटम्स के, पोटेशियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। वैसे डायटोमिक में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये गैसेस है। अब इस डायटोमिक एटम को अपन क्या बोल सकते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा एटम है। ठीक है,
और ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक में क्या होगा एग्जांपल, H2O, CO2, अमोनिया। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक के एग्जांपल्स हैं। एटम एग्जिस्ट करते हैं या तो मोनोएटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, डायटॉमिक फॉर्म में या ट्राइएटॉमिक फॉर्म में। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इससे अपन एक और चीज समझ सकते हैं कि इस एटम की एटॉमिसिटी कितनी है, 1। इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी 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 NH3, इसकी 4 है। देखिए टोटल एटम कितने हैं इसमें, 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन के, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 4। एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम constituting a molecule, number of atom constituting a molecule or a atom is known as its atomicity। एक मॉलिक्यूल, एक एटम, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे वो उसकी एटॉमिसिटी होगी। इसमें बताओ कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन 4 7 और 1 फास्फोरस, तो कितने हो गई, इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई, 8। जितने भी एटम है, अगर एक एटम 4 बार है तो उसको 4 बार काउंट करेंगे। ठीक है, और कौन कौन से डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, इसके बेसिस में। ठीक है, तो ये बात हो गई कैसे एक एटम एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल और एटम के फॉर्म में। जब एक एटम एक चीज और करता है, एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। एक एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो मेटल कहलाता है, या गेन कर लेता है। लूज कब करेगा, जब उसके पास एक ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसके ऑक्टेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी को खराब कर रहे हैं। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब वो देगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करेगा। पॉजिटिव चार्ज और उसको बोलेंगे कैटायन। और एटम जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी को बचाने के लिए, मतलब अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, तो वो एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा, एनाइन। जब एक एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इट विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहलाएगा कैटायन। और जब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज और वो कहलाएगा एनाइन। तो ये होते हैं एटम में कैटायंस और एनायंस। एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम 281। अब इसको अपने ऑक्टेट को स्टेबल रखना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डिस्टर्ब करना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और ऐसा हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 अच्छा अब एक बात बता रहे, इलेक्ट्रॉन तो 28 बचे, प्रोटॉन कितने बचे होंगे। अच्छा सोडियम में प्रोटॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन तो 11 रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर थे, उन्हें थोड़ी निकाला, किसको निकाला, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10, न्यूट्रॉन्स तो जो रहे होंगे वो तो रहे होंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने पॉजिटिव चार्ज बना लिया, तो ये हो गया सोडियम का कैटायन। अब फ्लोरीन जो है जिसका एटॉमिक नंबर है 927, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि देना है, चाहिए। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 9, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9। तो प्रोटॉन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो
नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, इसमें प्रोटॉन्स तो कितने रहेंगे 9 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10। बात समझ में आई? तो ये इसने क्या बनाया, फ्लोरीन का एनायन, और ये क्या बन गया था, सोडियम का कैटायन। बात क्लियर हुई? चलो, तो आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं, फिर आगे का अपन डिस्कस कर लेंगे कि आगे अपने को कैसे बढ़ना है। जो चैप्टर बचे होंगे वो सबसे, तुम भी ग्रुप पर मेरे को, क्या नाम है तुम्हारा, देव, Yes, sir. अपने देव शर्मा। क्लास 7 के ग्रुप पर मैसेज करके मुझे बताओ कि तुम्हारे टर्म 2 में क्या सिलेबस आ रहा है, और अभी तक सर ने Okay. क्या क्या करा दिया था पुराना, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास Okay, sir. हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू। Bye, sir. Thank you, sir. बात समझ में आई? आज की पूरी चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? वेरी गुड।